हाय एवरीवन। तो इस क्लास में कवर करने वाले हैं कंप्लीट नरेशंस टॉपिक को। ये जो नरेशंस टॉपिक है हर साल जो है एक न एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको कंप्लीट यहाँ से कवर करना है, पूरा डिटेल के साथ कवर करेंगे। ये क्लास जो होने वाला है 10th क्लास होने वाले हैं। इससे पहले 9th क्लास पूरा ग्रामर से रिलेटेड कंप्लीट कर चुके हैं विथ लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न अनुसार। जिस तरीके से यूपीएससी जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी अनुसार कवर किए हैं। और ये जो है 10th क्लास होने वाले हैं। इसके बाद एक और क्लास आएगा, ठीक है, 11th क्लास आने वाला है, जो कि कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में जो कन्वर्जन होते हैं उसको कवर करेंगे। उसके बाद पूरा ग्रामर यहाँ से कवर हो जाएगा। इसके बाद जो प्रैक्टिस सीट होता है उसको स्टार्ट करेंगे। तो प्रैक्टिस सीट कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इस नरेशंस टॉपिक को यहाँ से कवर करेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, अच्छे से समझोगे तो अच्छे तरीके से इसको कवर कर लोगे। तो देखो, सबसे पहले ये बताओ कि नरेशंस का एक्चुअल में मीनिंग होता क्या है। ठीक है, ये जो नरेशन है, नरेशन में इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है? इसे और बोले जाते हैं डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, इस नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, इसी को नरेशन बोलते हैं। अब एक चीज मैं बोल रहा हूं, देखो यहाँ पे एक पर्सन है राम, यहाँ पे एक पर्सन है श्याम, और यहाँ पे एक पर्सन सपोज कर लेते हैं राहुल है। अब देखो राम ने क्या बोला? राम ने बोला कि मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। इस तरीके से सपोज करो राम ने बोला मैं जा रहा हूं। तो ये श्याम को बता रहे हैं। राम जो है बोला कि मैं जा रहा हूं, तो किसको बताएंगे? श्याम को बताएंगे। ठीक है, ये पहला पर्सन हो गया, ये जो हो गया सेकेंड पर्सन, और ये हो गया थर्ड पर्सन। तो राम ने बोला मैं जा रहा हूं, तो ये किसको बताए? श्याम को बताए। अब श्याम सपोज करो कि श्याम जो है राहुल को बताएंगे। श्याम क्या बताएंगे कि मैं जा रहा हूं करके बोले हैं राम, है ना, राम ने बोला कि मैं जा रहा हूं, वो श्याम को बताए। अब सपोज ये सेकेंड पर्सन श्याम है और श्याम ने सोचा कि मेरे को राहुल को भी बताना चाहिए कि राम जा रहा है। ठीक है, तो राहुल को कैसे बताएंगे? कि श्याम बोलेंगे कि राम जा रहा है, या फिर राम ने बोला कि मैं जा रहा हूं, इस तरीके से। तो ये जो राहुल को बताएंगे तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा कि राम ने बोला कि वह जा रहा है, वह जा रहा है, इस तरीके से। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो पर्सन बोला, जैसे कि ये राम हो गया, तो इसी को बोले जाते हैं डायरेक्ट स्पीच। और श्याम ने डायरेक्टली थर्ड पर्सन को बता दिए तो इसको बोले जाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। समझ आ गया? अब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं? तो इसी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच को बोले जाते हैं नरेशन। इसी का मैं इंग्लिश वर्जन में एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि राम सैड आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, ये जैसे कि बोले हैं आई एम हैप्पी। अब ये तो राम ने बोला है, लेकिन अगर इसको थर्ड पर्सन को बताना हो तो कैसे बताएंगे? और उससे पहले ये समझो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो ये जो वाला सेंटेंस होते हैं ऊपर का, है ना, इसको बोले जाते हैं रिपोर्टेड वर्ब। ध्यान देना, पूरा लिख देता हूं इसको बोले जाते हैं रिपोर्टेड वर्ब। और ये जो बाकी का जो बच गया है इसको बोले जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसको ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि बार बार आगे टर्म यूज होगा तो कंफ्यूजन नहीं होना है। तो ये जो राम सैड बोले कॉमा के जो है लेफ्ट साइड, तो इसको बोले जाते हैं रिपोर्टेड वर्ब। और उसके बाद बोले जाते हैं जो बताए गए हैं, है ना, जो बोले गए हैं, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो दोनों को याद रखना। अब राम ने बोला कि आई एम हैप्पी, मैं हैप्पी हूं, इस तरीके से। अब इसे थर्ड पर्सन को बताना है या फिर इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे तो कैसा कन्वर्ट होगा? देखो राम सैड दैट। अब ये कॉमा जो है यहां से हट जाएगा। कुछ रूल्स को भी यहीं से क्लियर करते चल रहा हूं, तो ध्यान देना। पहले कॉमा लगता है, अब ये कॉमा यहां से हट जाएगा, तो ये इसके बाद हम लोग यूज करेंगे वो है दैट का। फिर ही वॉज हैप्पी, ही वॉज हैप्पी, इस तरीके से। तो ये जो है डायरेक्ट स्पीच से, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच से किस में चेंज हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग इसको क्या कर लिए? चेंज कर लिए।
तो इस तरीके से इसका कन्वर्जन होता है, इसी तरीके से चेंज किए जाते हैं। समझ आ गया? पूरा एक बेसिक ओवरव्यू दिया हूं कि क्या एक्चुअल में होता है। स्ट्रक्चर समझ आ गया क्या? अगर थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो यहां देखो, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले रिपोर्टेड वर्ब आएगा, जैसे कि ही सैड हो गया, ही सैड यहाँ पे रिपोर्टेड जो है रिपोर्टेड वर्ब हो गया है। उसके बाद कॉमा लगा होता है, बात कर रहे हैं डायरेक्ट स्पीच का, तो कॉमा लगा है। कॉमा के बाद जो है इन्वर्टेड कॉमा आते हैं, इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा। इसके बाद जो है लास्ट में लिखा हुआ होता है वो है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच इस तरीके से जो है ये लास्ट में लिखा हुआ होता है, जैसे कि आई एम टायर्ड, तो ये जो आई एम टायर्ड है ये रिपोर्टेड स्पीच है। नेक्स्ट होता है इनडायरेक्ट स्पीच, तो इनडायरेक्ट स्पीच में मोस्ट प्रोबेबली जो फ्रेम किए जाते हैं, स्ट्रक्चर बनता है, वो सबसे पहले बनेगा रिपोर्टेड वर्ब का, जैसे कि रिपोर्टेड वर्ब में ही सैड है तो ही सैड लिखे हो। फिर कंजक्शन यूज करना, कंजक्शन देखो मोस्टली लोगों को ये पता होता है कि कंजक्शन में केवल दैट यूज करते हैं, लेकिन दैट यूज नहीं करते, इसके अलावा भी और यूज किए जाते हैं, जैसे कि आस्क टू हो गया है ना, रिक्वेस्टेड टू हो गया, रिक्वेस्टेड हो गया, इस तरीके से। अब कहाँ पे यूज करते हैं उसको आगे कवर करेंगे। तो कंजक्शन में ये दैट हो गया। फिर जो रिपोर्टेड स्पीच आएगा, जैसे कि ही वॉज टायर्ड, इसको बोले जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ कन्वर्जन हुआ है, तो अब कैसे कन्वर्जन करना है। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाओ तो क्या क्या ऐसे रूल्स हैं, तो उस रूल्स में सिंपल सा 2-4 रूल्स हैं, उसको पता होना चाहिए बस। अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है, ध्यान देना, अगर रिपोर्टेड वर्ब जो है पास्ट टेंस में है तो उस केस में जो है क्या ऐसे चेंज होगा। पास्ट टेंस में बोलने का मतलब है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिए थे वो है राम सैड। अब ये राम जो सैड लिखा हुआ है ये पास्ट टेंस में है, ठीक है, ये जो है ये पास्ट टेंस में है। अगर इसी की जगह यूज कर दिया जाए राम सेज, ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं, तो राम सेज यहाँ पे कौन से टेंस में है, सिंपल टेंस में है। तो अगर पास्ट टेंस में आए तो उस केस में जो है चेंज इस तरीके से किए जाते हैं। कैसे? सिंपल अगर प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन दिए हुए हैं तो पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। अगर टेंस नहीं पता है, अगर इसका स्ट्रक्चर रूल क्या होता है ये नहीं पता है, तो एक बार टेंस चैप्टर को देख लो, है ना। जब भी ग्रामर कवर करो तो सबसे पहले टेंस को ही कवर करना चाहिए, क्योंकि टेंस हर एक पॉइंट में यूज किए जाते हैं। जितना भी चैप्टर कवर करोगे हर चैप्टर में टेंस का रोल होगा ही होगा। तो जो प्रेजेंट टेंस है ये पास्ट टेंस में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज किए जाते हैं, और पास्ट अगर सिंपल है ना, पास्ट सिंपल जो कि पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। अगर कोई विल लिखा हुआ है तो विल जो है वुड में चेंज होगा, और सेल लिखा हुआ है तो उस केस में वुड यूज कर लो या फिर सेल यूज कर लो, लेकिन ये दोनों का भी उतना ज़्यादा मतलब नहीं है। सबसे पहले ज़्यादा हमें मतलब होना चाहिए वो ये चारों का, कि अगर इस सेंटेंस में दिया हुआ है तो ऐसा चेंज होगा, लेकिन विल है तो वुड में चेंज होगा, सेल है तो वुड या शुड में चेंज होगा, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक, समझ आ गया क्या? चलो कुछ एग्जाम्पल देखें, क्या एग्जाम्पल लेते हैं, उससे और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल है आई राइट अ लेटर, है ना, ये सपोज करो एक एग्जाम्पल है ही सैड। अच्छा, इस एग्जाम्पल को 1 मिनट के लिए थोड़ा पॉज करो, क्योंकि पहले थोड़ा इजी वाला कराते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वाला कराएंगे, आगे वाला इसी को बाद में करा देंगे, लेकिन पहले थोड़ा इजी हो जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, सी सैड आई एम कुकिंग। ठीक है, ये हो गया एक एग्जाम्पल, ये इन्वर्टेड कॉमा लग गया इस तरीके से, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच, है ना। अब इसे जो है इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। इनडायरेक्ट स्पीच में बनाओगे तो सबसे पहले ध्यान दोगे कि ये जो है सैड लिखा हुआ है। अब सैड है तो ये 4 ऑप्शन लिखा हुआ है ना, तो उसी में लगाना है, क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो टेंस इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सी सैड का डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, सी सैड लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी सैड, ये तो यहाँ तक हो गया। फिर ये कॉमा है तो कॉमा को अब हटाना है, तो कॉमा को जब हटाओगे तो ये दैट यूज होगा, ये हो गया दैट। यहाँ तक समझ आ गया? अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, कि क्या ध्यान देना है,
इसके बाद जो सेंटेंस आएगा उसके बाद कौन सा सेंटेंस आने वाले हैं, इसके लिए एक रूल समझो। कौन सा रूल है यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो, चेंज ऑफ प्रोनाउन। अगर फर्स्ट पर्सन्स के बारे में बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, एग्जाम्पल देके समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेकेंड पर्सन के बारे में बात किए हैं तो ऑब्जेक्ट होगा रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग वर्ब तो समझ आ गया होगा। अगर थर्ड पर्सन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। तो ये 3 पॉइंट को बस याद रखना है। अब एग्जाम्पल में आओ। एग्जाम्पल में किसका बात किए हैं, यहाँ पे बात किए हुए हैं सी सैड, ठीक है। सी सैड मतलब ये इस सी का बात किए हैं, तो कौन सा पर्सन है, सी, थर्ड पर्सन है, तो नॉर्मली इसमें सी ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया सी। इसके बाद क्या आएगा, अब यहाँ पे देखो कि ये जो कुकिंग लिखा हुआ है कौन सा टेंस का फॉर्म है। ये जो कुकिंग लिखा हुआ है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। और बताओ पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज या फिर वर और उसी के साथ वर्ब में आईएनजी लगता है, इतना होता है, ठीक है। अब ये सी लिखा हुआ है तो सी के अकॉर्डिंग वाज लगाओगे कि वर लगाओगे, ये बताओ। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे वो वाज यूज़ करेंगे। ये सब चीज़ अगर समझ नहीं आ रहा है तो इस कंटेंट में दिक्कत नहीं है, प्रीवियस क्लास को अच्छे से नहीं देखे होंगे उसमें दिक्कत है, क्योंकि ये सब चीज़ बेसिक्स हैं, पूरा कवर करते हुए आए हैं। फिर ये हो गया, उसके बाद जो कुकिंग है तो कुकिंग को एज इट इज़ लिख दो इस तरीके से। तो ये जो है डायरेक्टली कन्वर्ट हो गए कि सी सैड दैट सी वाज कुकिंग, इस तरीके से ऐसे कन्वर्ट किए जाते हैं। और एग्जाम्पल दूं क्या, चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कि दे सैड वी हैव फिनिश्ड, ये एक एग्जाम्पल है। तो इस केस में क्या करोगे, बात किसका कर रहे हैं, थर्ड पर्सन का बात कर रहे हैं, है ना। दे लिखा हुआ है, दे सैड तो थर्ड पर्सन है, तो सबसे पहले तो ये तो एज इट इज रहेगा, दे सैड हो गया। कॉमा के बाद लगा दो दैट, लगा दो कॉमा के बाद दैट लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा, डिस्कस किए हैं, है ना, दिखाया हूँ पीपीटी को। तो थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये दे का दे हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इस सेंटेंस को पहचानो। बताओ तो ये कौन सा सेंटेंस में लिखा हुआ है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग चेंज करना है। हैज हैव लिखा हुआ है प्लस ये जो है वर्ब का सेकेंड थर्ड फॉर्म है एक्चुअली, ये जो फॉर्म लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है हैज या फिर हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। बताओ तो किस में आता है ये आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ये वाला, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है ये सेंटेंस। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो किस में कन्वर्ट करोगे, पास्ट परफेक्ट में। तो बताओ पास्ट परफेक्ट का क्या रूल होता है, पास्ट परफेक्ट में होता है हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इस तरीके से। तो सिंपली वही तो फॉलो करना है, इसमें हैड लिखो और वर्ब का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड का फिनिश्ड ही हो जाएगा। ये हो गया इसका प्रॉपर कन्वर्जन। अब बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये पहला चीज समझ आ गया। इसी तरीके से ये एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे देखो आई राइट अ लेटर, तो वही चीज जो बताया हूँ वही लिखा हुआ है। तो एक बार और अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि पूरा क्रिस्टल क्लियर करके ही जाना है यहाँ से। और कुछ यहाँ पे रूल्स होते हैं, क्या रूल्स, अगर देखो व्हेन टेंस डज नॉट चेंज, कब जो है टेंस को चेंज नहीं किए जाते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है तो उस केस में टेंस को चेंज नहीं करते हैं। कैसे, एक होता है सैड करके, ठीक है, एक होता है सी सैड हो गया और एक होता है सी सेस। तो ये तो सी सैड हो गया, सैड मतलब अपने आप में सेकंड टेंस में है, सेकंड वर्ब है ना, तो सेकंड है, तो सेकंड के केस में क्या पढ़े हैं, देखो अगर पास्ट टेंस में दिया हुआ है तब उसके अनुसार टेंस को, ये लिखा हुआ है इसके अनुसार चेंज करोगे। लेकिन अगर यही चीज जो है प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में लिखा हुआ है, जैसे कि सेज हो गया, सेज अपने आप में प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस आ जाए या फिर फ्यूचर टेंस आ जाए तो उस केस में चेंज नहीं किया जाते हैं, जो टेंस हैं वो एज इट इज ही रहते हैं। कैसे, एक एग्जाम्पल लिखते हैं। ये हो गया ही सेज आई एम हैप्पी, जैसे कि एक एग्जाम्पल है।
अब सी सेज में क्या करोगे, ही सेज है तो ही सेज का ही सेज ही रहेगा। ये जो कॉमा है, कॉमा को कन्वर्ट करते हैं दैट में। इसके बाद बात किसका हो रहा है, थर्ड पर्सन का बात कर रहे हैं, तो थर्ड पर्सन यहाँ पे चेंज नहीं होता है, तो ये इज हो जाएगा, हाँ सॉरी ही हो जाएंगे। ही के बाद यहाँ पे आ जाएगा इज, उसके बाद यहाँ पे कर दो हैप्पी। इस तरीके से क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया सीधी से। समझ आ गया क्या ये सब चीज। अब कुछ लोगों के माइंड में ये आएगा कि यहाँ पे एम लिखे हो, यहाँ पे इज, ऐसा क्यों कर दियो। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे आई लिखा हुआ है तो आई के साथ एम लगाते हैं, लेकिन ही जो है थर्ड पर्सन है और ही के साथ ही हो गया, सी हो गया, ईट हो गया, इन सब चीज के बाद इज ही तो लगाते हो। 3 फॉर्मूला होता है इज एम आर का, तो एम तो आई के साथ लगता है जो कि फर्स्ट पर्सन है, और सी ईट है ना, सी हो गया, ईट हो गया है ना, या कोई नाउन हो गया तो उस केस में इज लगाते हैं। और अगर सेकेंड पर्सन के बारे में डिस्कस किए, जैसे कि यू हो गया, तो यू के केस में सेकेंड पर्सन यूज किए जाते हैं, है ना, या फिर अगर प्लूरल आ गए तो प्लूरल के केस में आर यूज किए जाते हैं। तो इस तरीके से यूज होता है, तो ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे एम है तो एम लिख दिए, ऐसा नहीं। टेंस का चेंज होने का मतलब है कि अगर जो फॉर्म लिखा हुआ है, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म है तो सेकेंड फॉर्म में चेंज नहीं होगा, है ना। क्वेश्चन में अगर फर्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है तो फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, सेकेंड थर्ड इस फॉर्म में चेंज नहीं होगा, ये बोले गए हैं यहाँ पे, ठीक है। इधर उधर का यहाँ पे माइंड यहाँ पे घुमाना नहीं है। और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे भी चेंज नहीं किए जाते हैं सेंटेंस को, जैसे कि अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया है ना, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया तो उस केस में भी चेंज नहीं किए जाते हैं। जैसे कि द टीचर सैड द सन राइजेस इन द ईस्ट। एग्जाम्पल अगर इसका लिया जाए तो द टीचर सैड द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे टीचर ने कहा कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो सूर्य है वो ईस्ट से ही उगने वाले हैं, ठीक है। जो सन है वो ईस्ट से ही उगते हैं, ईस्ट से ही राइज होते, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। तो यूनिवर्सल फैक्ट हो या फिर ट्रूथ हो तो उस केस में भी सेंटेंस को चेंज नहीं किए जाते हैं। ये सब एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे हो जाएगा, द टीचर सैड, ठीक है। उसके बाद कॉमा है तो कॉमा को हटा देना, दैट। इसमें केवल और केवल सेंटेंस जो टेंस दिया हुआ है उसी को नहीं चेंज करना है, इसके बारे में डिस्कस किए हैं। बाकी जो है सैड लिखा है, कॉमा है तो कॉमा लिख दे, ऐसा नहीं करना है। केवल और केवल इसमें टेंस को बस चेंज नहीं करना है, बाकी जो नॉर्मल चेंज होते हैं जैसे कि कॉमा का दैट लगा रहे हो, इस तरीके से सब चीज़ चेंज होता है। तो सैड दैट हो गया। फिर उसके बाद द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये हो गया, ठीक, समझ आ गया क्या। चलो ये एक एग्जांपल है। एक एग्जांपल और ले रहा हूं, अगर कोई हैबिचुअल एक्शन है ना, और हैबिचुअल एक्शन है मतलब डेली करोगे, मतलब थोड़ा फिक्स हो जाते हैं, तो उस केस में भी सेंटेंस को चेंज नहीं किए जाते हैं। एक एग्जांपल लेते, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है कि यहाँ पे गोज है तो इसको गोज में क्यों चेंज कर दिए, तो ये पॉइंट को थोड़ा यहाँ पे डिटेल के साथ कवर करना है। तो उस एग्जाम्पल को लिखते हैं। एग्जाम्पल है ही सैड आई गो टू टेम्पल, ठीक है, आई गो टू टेम्पल डेली, ये हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये है रिपोर्टेड वर्ब, और ये जो पूरा है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, पता है ना। तो देखो अब यहाँ पे क्या है कि ही सेड आई गो टू टेम्पल डेली। अब ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन है, तो हैबिचुअल एक्शन है तो इसको डेली करोगे, हैबिचुअल है तो डे टू डे हर दिन जो है इस हैबिट को फॉलो करोगे। तो इसमें भी हमें टेंस को चेंज नहीं करना होता है। तो टेंस को चेंज नहीं करना है तो कैसे होगा, देखो ही सैड ये कॉमा है तो कॉमा के जगह आ जाएगा दैट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या चेंज करना है, टेंस चेंज नहीं करना है, बस केवल और केवल टेंस चेंज नहीं होगा, बाकी सब चीज जो नॉर्मली चेंज होते हैं उसे ही चेंज करना है। जैसे यहाँ पे ही लिखा हुआ है, थर्ड पर्सन के बारे में डिस्कस किए और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता, तो ही का सिंपल ही लिख दो। अब यहाँ पे गो लिखा हुआ है लेकिन क्वेश्चन में आएगा गोज, जो आंसर करोगे इसमें गोज आएगा,
क्यों गोज आएगा? क्योंकि जो गो है प्लूरल फॉर्म है, आई भी फर्स्ट है, मतलब प्लूरल एज्यूम कर लो, तो आई के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे होता है ना, ये हो गया वाज और ये हो गया वर, तो जो जितना भी थर्ड पर्सन हो गया तो थर्ड पर्सन की कैटेगरी में वाज यूज करते हो, जैसे कि ही हो गया, सी हो गया, है ना, ईट हो गया। लेकिन जो अदर पर्सन हो गए, है ना, जैसे कि सेकंड पर्सन में यू हो गए, आई हो गए, है ना, उसी के साथ दे हो गया, देयर हो गए, तो इन सब की कैटेगरी में यूज किए जाते हैं वर का। सेम ऐसे ही अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो उस केस में वर यूज कर रहे हो तो आई के साथ गोस ठीक ही यूज है, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है थर्ड पर्सन का, तो थर्ड पर्सन के हिसाब से गोज आएगा, ठीक है, थर्ड पर्सन के हिसाब से जो है गोज आएगा, तो ही गोज इस तरीके से हो जाएगा। फिर जो नॉर्मल है उसको टू टेम्पल डेली, ये हो गया टू टेम्पल डेली, ये जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक, आगे बढ़े क्या? चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला स्टार्ट करते हैं। फिर ये समझ आ गया ना ये वाला, कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चेंज होगा। इसको कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से कवर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी आई एम बिजी, ये क्वेश्चन है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा लगा लेना। तो ये बोले गए हैं। अब यहाँ पे अगर ठीक से देखोगे, सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड, नया वर्ड यूज हुआ है सैड टू, तो जब भी सेंटेंस में सैड टू आए तो ये डायरेक्टली चेंज हो जाता है टोल्ड में, इसको याद रखना, सैड टू अगर आ रहे हैं तो डायरेक्टली चेंज हो जाता है टोल्ड में। अब इसमें क्वेश्चन में बोले गए हैं ही सैड टू मी आई एम बिजी, तो जब भी यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों दिया हो तो किसके अनुसार डिफाइन करोगे, कि जो लगेगा यहाँ पे आई जो चेंज होगा वो किसके अनुसार चेंज होगा। जैसे यहाँ पे आई के जगह ही लिखे हैं तो किसके अनुसार ही लिखे हैं, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट जो लिखा हुआ है ही लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे जगह जो है कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो मी लिखा हुआ है जो कि अपने आप में ऑब्जेक्ट है ना, अपने आप में ऑब्जेक्ट है। तो जब इसको कंसीडर करोगे तो किसके अनुसार कंसीडर करना है, ये जो आई लिखा हुआ है इसके अनुसार कंसीडर करोगे, ठीक है। और आई के अनुसार यहाँ पे चेंज होगा, आई के अनुसार चेंज होगा। तो आई अपने आप में फर्स्ट पर्सन है, तो देखो ये फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होगा, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ही, तो ये आई के जगह ही आएगा, ऐसे पहचाने जाते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, है ना, फिर और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ये ही लिखा हुआ है, सैड टू जो है चेंज होता है टोल्ड में, तो ये हो गया टोल्ड, ठीक है। अब ये मी लिखा हुआ है तो मी यहाँ पे आएगा, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो आएगा। इसके बाद यूज करेंगे दैट का, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज का कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो कंफ्यूजन आएगा कि आई का यूज करो या फिर ही का यूज करो या फिर मी का यूज करना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मी है और मी का जो है पोजेसिव जब बनाते हैं, ये मी है तो मी किस में चेंज होता है, आई में चेंज हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन आएगा क्योंकि इसमें तीन तीन वर्ब है, तीन तीन सब्जेक्ट हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये ही भी है, मी भी है, फिर आई भी है, तो किसके अनुसार लेना है, ये चेंज, ये जो है दिक्कत आता है। तो इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए ये लिखा हुआ है ये, ठीक है। अगर फर्स्ट पर्सन के बारे में बात किए हैं तो फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब किसको बोलते हैं, जैसे सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब में ये ही सेड टू मी है, तो इसमें सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब बोले हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब इसी को बोलते हैं। और इसका रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब यह हो गया, तो इसका सब्जेक्ट कौन होगा, ही होगा, ऐसा इसका मतलब ये है। तो फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चेंज होगा। अगर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चेंज होगा। सपोज करो यहाँ पे यू दे देते तो ये मी के अनुसार चेंज करते, ना कि ही के अनुसार, ठीक है। चलो तो फिर अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से सब्जेक्ट यूज करना है रिपोर्टिंग वर्ब का, तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही है, तो यहाँ पे सिंपल सा ही यूज करोगे। उसके बाद एम बिजी लिखा हुआ है। अब एक चीज ध्यान देना, ये जो है आई एम बिजी अपने आप में किस में है, सिंपल टेंस में है, तो सिंपल टेंस को चेंज करोगे पास्ट टेंस में,
तो ये हो जाएगा वाज बिजी। ठीक, क्लियर है, ये चीज समझ आ गया। और एग्जाम्पल दे क्या, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये है कि सी सैड टू हर यू आर राइट, है ना, यू आर राइट, ये बोले गए हैं। अब इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो सबसे पहले देखो कैसे लिखोगे, सी हो गया, अब ये जो सैड टू है ये चेंज हो जाता है टोल्ड में चेंज हो गया है। अब यहाँ पे जो हर लिखा हुआ है तो हर को तो सिंपल से लिखोगे ही लिखोगे, कॉमा है तो कॉमा के लिए दैट यूज करोगे, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है। यू कौन सा टेंस है, यू का पर्सन कौन सा है, यू यहाँ पे सेकंड पर्सन में आते हैं। तो यू जो है सेकंड पर्सन है तो उसके अनुसार किसको लेने वाले हैं, कौन सा सब्जेक्ट को लोगे। तो जब सेकंड पर्सन का बात करें तो ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब को लेना है। ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब मतलब ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हर है। तो हर का जो है क्या बनता है, सी होता है, हर का जो है सी होता है, तो यहाँ पे यूज करोगे सी। ठीक, और ये जो है प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट टेंस में, तो ये हो गया वाज राइट। बताओ, इस तरीके से ये कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही चेंज करना होता है। दोनों एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा कि अगर इस तरीके के अगर ऑब्जेक्ट दे दिया रहे तो ऑब्जेक्ट दे रहे तो कैसा चेंज करोगे। देखो अगर सिंपल सा है कि ही सैड, ही सेज, इस तरीके के क्वेश्चन आए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि वो जो सब्जेक्ट है ये वाला सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर लोगे, जो है उसी को लिख लो। लेकिन जब बात आई इसमें ऑब्जेक्ट भी दे दिया रहे, जैसे कि सी सेड टू मी है तो इसका जगह सी सेड टू राम हो गया, सी सेड टू श्याम हो गया, इस तरीके से भी आते हैं। तो यहाँ पे सपोज करो कि ये थर्ड पर्सन है, अब थर्ड पर्सन में हर के जगह अगर मान लो सीता लिख देते, ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखते ना ये सी, तो सी के जगह यहाँ पे सीता लिखते या फिर सी लिखते तब भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो इस तरीके से चेंज होता है। अगर सीता है तो उस जगह भी यहाँ पे सी ही यूज करते। ऐसा समझ आ गया क्या? ठीक है, अगला बढ़िए सब चीज। चलो फिर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और याद रखना, सपोज करो कि यहाँ पे सी सेड टू हर यू आर राइट। अगर यू आर राइट में सपोज मैं यहाँ पे एक वर्ड जोड़ रहा हूँ टुडे करके, ठीक है, यू आर राइट टुडे, इस तरीके से, ठीक है, तो नॉर्मली जो बनाया है वो तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन ध्यान रखना अगर इस तरीके से टुडे आ गए या फिर यस्टरडे आ गए, टुमारो आ गए, तो उसका भी चेंजेस होता है। तो टुडे आ गए तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, दैट डे। ऐसा अगर टुडे आ गए तो इस केस में ये हो जाते हैं दैट डे। तो कैसे चेंज किए जाते हैं इसको ध्यान रखना। अगर नाउ आ रहे हैं तो नाउ के केस में देन यूज करोगे, टुडे है तो दैट डे होगा, यस्टरडे है तो द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, इस तरीके से यूज करोगे। अगर टुमारो है तो टुमारो के केस में द नेक्स्ट डे हो गया, द फॉलोइंग डे हो गया, इस तरीके से यूज करना है। अगर हियर है तो उसका देयर यूज करोगे, दिस है तो दैट यूज करोगे, और इस तरीके से दिस हैं प्लुरल वाले तो दोस यूज करना, और लास्ट नाइट है तो द प्रीवियस नाइट, ऐसा यूज करना। समझ रहे हो? तो ये जो है अगर टाइम है, प्लेस बताते हैं तो इसके अकॉर्डिंग चेंज किए जाते हैं। आई होप कि अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। बाकी सेंटेंस के टाइप के अनुसार कैसे चेंज करते हैं, पहला एडजेक्टिव, अभी तक जितना सॉल्व किए हैं पूरा एडजेक्टिव में ही सॉल्व किए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो अभी प्रेजेंटली सॉल्व किए पूरे एडजेक्टिव हैं। नेक्स्ट आता है जिसे बोलते हैं इंटरोगेटिव। सपोज करो अगर इंटरोगेटिव का क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता किसको है, बोलते किसको है, तो ध्यान दो। जैसे कि यू डू इट, सपोज करो, कोई मीनिंग नहीं है लेकिन चलो एग्जाम्पल के लिए समझो। तो यू डू इट है तो ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब पहले आ जाएगा डू यू इट, इस तरीके से। तो जो पहला सेंटेंस है इसको बोलते हैं एडजेक्टिव, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर ये जो वर्ब है या फिर ऑक्सिलरी वर्ब हो या फिर मेन वर्ब हो, तो अगर इसको आगे लिख दिया जाए जैसे कि डू, उसके बाद क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, तो डू यू, इस तरीके से जो क्वेश्चन बनते हैं उसको इंटरोगेटिव क्वेश्चन बोले जाते हैं। ठीक है, समझ आ गया? तो टू टाइप के होते हैं, दो ही तरीके के होते हैं। तो पहला सबसे पहले जो टाइप बनता है वो है यस या फिर नो क्वेश्चन। जैसे कि
डू यू नो हिम, ये जो क्वेश्चन लिखे गए हैं डू यू नो हिम, इसमें यस में आंसर दोगे या फिर नो में आंसर दोगे, यही तो दो ही आंसर है जिसमें कवर करना है। तो जिस तरीके से अगर यस या फिर नो वाले क्वेश्चन आ जाए तो उस केस में हमें जस्ट जो है आस्क या फिर इंक्वायर्ड इनटू इस तरीके से यूज करना है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, शी सैड टू मी डू यू नो हिम, इस तरीके से क्वेश्चन मार्क में लिखा हुआ है, ये है। अब इसमें सिंपल सी बात है कि डू यू नो हिम यस या फिर नो क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो इसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे बनेगा, ये हो गया ही। अब इसमें पूछ रहे हो, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अगर इफ या फिर वेदर रिपोर्टेड वर्ब अगर आस्किंग क्वेश्चन है या फिर इंक्वायर वाले क्वेश्चन है तो या तो इस केस में आस्क का यूज करो या फिर इस केस में इंक्वायर यूज करो। ये जो टोल्ड टू लिखा हुआ है ना, इसके जगह यहाँ पे सैड टू है तो इसमें टोल्ड नहीं करना। क्यों टोल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एक तो इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आस्क का यूज करोगे, यहाँ पे टोल्ड थुन नहीं यूज करोगे। तो टोल्ड यूज करोगे तो ये तो बताना होगा किसको बता रहे हो, लेकिन सेंटेंस ही अलग है, सेंटेंस में तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछने वाले टाइप यहाँ पे वर्ड यूज करना है। तो इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो, आस्क का यूज कर लो या फिर इंक्वायर्ड यूज कर लो, दोनों में से कोई यूज कर सकते हो। तो सैड टू का यहाँ पे हो जाएगा आस्क, आस्क्ड मी, अब ये ठीक बन जाएगा, आस्क्ड मी, कॉमा को हटाओ, आस्क मी हो गया। इसमें दैट अब नहीं लगाओगे, क्यों दैट नहीं लगाएंगे, एक तो इंटरोगेटिव है और इंटरोगेटिव के साथ ये यस या फिर नो वाले क्वेश्चन है, तो इसमें या तो इफ का यूज कर लो या फिर वेदर का यूज कर लो, दोनों में से एक का यूज कर लो। इफ, जैसे कि यहाँ पे हम लोग इफ का यूज कर रहे हैं, अब ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा ये बताओ, बात है सेकेंड पर्सन का, बात कर रहे हैं सेकेंड पर्सन का, तो जब सेकेंड पर्सन का बात कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। मी का क्या होता है, आई हो जाएगा, तो ये हो गया आई। उसके बाद कौन सा टेंस है बताओ, तो ये जो है सिंपल टेंस है, तो सिंपल टेंस को पास्ट टेंस में चेंज कर लो, तो पास्ट टेंस में आई न्यू हिम, ये जो है इसका करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा, है ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इस तरीके से बन जाएगा। बताओ समझ आ गया क्या। अगला देखिए क्या नेक्स्ट है कि अगर WH वाले क्वेश्चन आए तो WH वाले क्वेश्चन में जैसे कि व्हाट हो गया, वाई हो गया, वेयर हो गया, हुम हो गए, हुज हो गए, तो इसमें जो है WH वाले जो जितना भी क्वेश्चन आते हैं तो उस केस में जो रिपोर्टेड स्पीच होते हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर वेयर यूज किए हैं तो नीचे वेयर ही यूज करना, अगर यहाँ पे व्हाट यूज किए हैं तो यहाँ पे भी व्हाट यूज करना, ठीक है, अगर वाई यूज किया है तो वाई यूज करना। बस इसमें WH वाले क्वेश्चन में जस्ट हमें सिंपली यही ट्रिक या फिर यही लॉजिक लगाना है, लॉजिक नहीं ये तो रूल्स हैं, ठीक, क्लियर है। अगला नेक्स्ट, अगर कोई एक्सप्रेशन ऑर्डर दे रहे हैं, है ना, अगर कोई एक्सप्रेशन हमें ऑर्डर दे रहे हैं तो उस केस में क्या करोगे, उसको ऑर्डर्ड में चेंज करोगे। अगर कोई सेंटेंस जो डायरेक्ट स्पीच है अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको रिक्वेस्टेड में चेंज करना है, अगर एडवाइस कर रहे हैं तो एडवाइज्ड में चेंज करोगे, ठीक है, सजेस्ट है तो सजेस्टेड में चेंज करना है, इस तरीके से चेंज करना है। और इसका जो फॉर्मूला बनता है 2+V1 के फॉर्म में फॉर्मूला यूज किए जाते हैं। अगर ऑर्डर में सेंटेंस बन रहे हैं या फिर रिक्वेस्टेड में बन रहे हैं या फिर एडवाइज्ड में या फिर सजेस्ट में क्वेश्चन अगर बन रहे हैं तो उस केस में एक तो इसमें चेंज करना है और 2+V1 का यूज करोगे। कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि ही सैड टू मी सिट डाउन, इस तरीके से क्वेश्चन है, ये जो है डायरेक्ट स्पीच में दिए हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्या लग रहा है, ये ही सैड टू मी, उसने कहा मुझसे कि सिट डाउन मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हो क्या, या फिर ऑर्डर दे रहे हो, सीधी सी बात है यहाँ पे ऑर्डर ही दे रहे हो, ठीक है। ही सैड टू मी सिट डाउन मतलब यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हो, तो जब ऑर्डर दे रहे हो तो ऑर्डर के केस में यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा। जैसे देखो ही, ये जो सैड टू है ये ऑर्डर्ड में चेंज हो जाएंगे, ठीक है, वही तो अभी रूल पढ़े हैं, ऑर्डर में चेंज हो जाएगा। और बाकी जो है मी है, अब ये कॉमा की जगह टू यूज करोगी, ये बोलने का मतलब था। जो कॉमा है पहले सैड यूज कर दैट यूज करते थे, तो अब हमें टू यूज करना है, टू हो जाएगा। और वर्ब कोई सा भी रहे, है ना, चाहे
पास्ट में रहे या फिर फ्यूचर में रहे, उसको सिंपल में लाना है बस। अगर पास्ट में चले गए हैं तो ये टू हो जाएगा और ये सिट डाउन इस तरीके से। ये है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यही जो है बताना चाह रहा था कि अगर ऑर्डर है कोई सेंटेंस तो ऑर्डर में चेंज करना, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड में चेंज करना। और एग्जांपल है जैसे कि सी सैड प्लीज हेल्प मी, सी सैड प्लीज हेल्प मी। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो सी रिक्वेस्टेड मी ये हो जाएगा। फिर जो दैट लगाते हो कॉमा को हटा के, तो उस केस में यहाँ पे टू यूज करना है। फिर हेल्प मी जो कि प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट टाइप होता है वो है एक्सक्लामेटरी वाले क्वेश्चन। एक्सक्लामेटरी में जैसे कि ओह टाइप के, या फिर अलास हो गए, हुर्रे हो गए, इस तरीके से है ना, कुछ एक्सक्लेमेशन वाले जो वर्ड होते हैं, तो उस केस में क्या यूज करते हैं ये देखना है। अब अगर इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा उसमें एक्सक्लेम्ड विथ जॉय यूज करोगे, सॉरो यूज करोगे, वंडर यूज करोगे। इसमें एक और पॉइंट मैं बता रहा हूं, देखना। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ही सैड हुर्रे, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है, फिर वी वॉन, इस तरीके से सेंटेंस दिया हुआ है। अब ध्यान देना, ही सैड है तो ही सैड लिखा हुआ है, ठीक है, ही सैड है, और ये एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंस है, तो इस कैटेगरी में क्या होता है, यहाँ पे वॉन लिखा हुआ है ना, मतलब खुशी का टाइम है। अब खुशी का टाइम है तो वहां पे सॉरो मत यूज करना, ये मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रिपोर्टेड वर्ब है तो इस चारों तीनों में से कोई सा भी यूज कर लेना, ठीक है, कोई सा भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर ये हैप्पी का टाइम है तो सॉरो क्यों लिखोगी, है ना, दुख का या फिर सैड का टाइम को क्यों जो है यूज कर रहे हैं वहां पे। हैप्पी का टाइम है तो एक्सक्लेम विथ जॉय या फिर वंडर, इस तरीके से यूज कर लेना। अगर ये सैड टाइम का बात करते तो सॉरो को यूज कर लेना, ऐसे यूज करना है, बस ये मैं बताना चाह रहा था। तो ये ही सैड है तो ही ये हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, इसको यूज कर सकते हो विथ जॉय। फिर ये कॉमा है तो कॉमा को हटाओ दो तो ये हो जाएगा दैट। उसके बाद यहाँ पे दे हैड वॉन, इस तरीके से दे हैड वॉन, ऐसा यूज कर सकते हो। हैड इसीलिए लगाया क्योंकि ये जो है सेकेंड फॉर्म है, मतलब पास्ट फॉर्म है, तो परफेक्ट में चेंज होता है। और दे इसीलिए लगाया क्योंकि वी वॉन लिखा हुआ है, तो एक ही अकेला थोड़ा ना जीतेंगे, है ना, पूरा उसका ग्रुप होगा। और इसलिए यहाँ पे दे लगाए क्योंकि यहाँ पे वी लिखा हुआ है ना यार, वी लिखा हुआ है तो वी के अनुसार इसमें यूज किए हैं। समझ आ गया क्या? ऐसे ही देखो, सी सैड अलास ही इज डेड। अब ही इज डेड जो कि अपने आप में सैड टाइम है। अब ये सैड टाइम को बता रहे तो जॉय को नहीं यूज कर सकते, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिखा हुआ है इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये सैड टाइम है। तो सैड टाइम के लिए सॉरो यूज करोगे, ऐसा यूज करना है बस, ठीक, समझ आ गया। कुछ एक स्पेशल रूल्स हैं, वो है लेट के ऊपर। लेट के ऊपर कुछ रूल्स यहाँ पे रख लो, याद रख लो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिला है पेपर 2 में। अगर लेट यूज कर रहे हो और लेट ही के बारे में डिस्कस करना है, तो अगर ये अलाउ या फिर परमिट का बात कर रहे हैं तो उसमें क्या बन जाएगा, जैसे कि सी सैड लेट मी गो, ये पूछे गए हैं। अब यहाँ पे अलाउ किए हो या फिर परमिट कर रहे हो, देखो इसको अच्छे से समझो। ही सैड लेट मी गो, इस तरीके से क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कर रहे हैं बताओ, अलाउ कर रहे हो, तो इसमें क्या कर सकते हो, ही, या तो फिर ऐसा यूज कर सकते हो आस्क टू, या फिर इसमें यूज कर सकते हो रिक्वेस्टेड टू, दोनों यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आस्क टू लिखा हुआ है तो सिंपल और सिंपल पूरा स्ट्रिक्ट रूल है, आस्क टू ही यूज करोगे, ऐसा नहीं, ठीक है। अलाउ कर रहे हो या फिर परमिट मांग रहे हो तो रिक्वेस्ट भी तो कर सकते हो, है ना, आस्क ही करना थोड़ा जरूरी है, रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। तो या तो आस्क टू लिख लो या फिर रिक्वेस्टेड टू, इस तरीके से इसका यूज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट जो है बी अलाउड टू गो, ये रूल होता है, ठीक है, बी अलाउड, क्योंकि यहाँ पे हम अलाउ का बात कर रहे हैं, ठीक है ना, अलाउ का बात कर रहे हैं, तो उस केस में जो है यूज ऐसे ही करना है, टू बी अलाउड टू गो तो सेम रहने ही रहने वाले हैं, क्योंकि अलाउ का बात करो या फिर परमिटेड भी यूज कर सकते हो। ये बी है, फिर ये जो अलाउ लिखा हुआ है चेंज होगा इसके अनुसार कि लेट में बोले क्या गए हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, परमिट कर रहे हैं, उसके अनुसार चेंज करोगे। बाकी टू
आएगा, टू रूल्स के अनुसार आया हुआ है, और ये जो गो लिखा हुआ है वो गो जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं उसी के अनुसार आए हुए हैं। और देख लो जैसे कि लेट है, लेट अगर सजेशन में है तो सी सैड लेट अस गो होम, इस तरीके से। तो ही सजेस्टेड दैट दे शुड गो होम, ऐसा यूज करना है। गो होम अपने आप में रहेगा, लेकिन यहाँ पे सजेशन है तो सजेशन के केस में शुड यूज करना है, ठीक है। ये जो है समझना पड़ेगा इस चीज को। लेट वाले थोड़ा ट्रिकी होते हैं, लेकिन अगर अच्छे से समझ गए तो फिर कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सजेशन दे रहे हो तो सजेशन दोगे तो शुड में ही तो लिखोगे कि तुम्हें यहाँ जाना चाहिए, तुम्हें ये चीज करना चाहिए। तो चाहिए यहाँ पे प्रोनाउंशिएट हो रहा है, और चाहिए के लिए यूज करते हैं शुड का। क्लियर है। फिर लेट जो कि रिक्वेस्टेड हो गया है ना। लेट अगर रिक्वेस्ट कर रहे हो तो रिक्वेस्ट करने में जैसे कि ही सैड लेट हिम कम इन, लेट हिम कम इन, तो ही रिक्वेस्टेड दैट ही बी अलाउड टू कम इन, इस तरीके से यूज कर सकते हो। बताओ यहां तक समझ आ गया क्या? बाकी प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करना है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे और कुछ क्वेश्चन जो है होमवर्क के लिए भी रहेगा, तो अपने लेवल में भी उसको प्रैक्टिस करना है। स्टार्ट करें क्या प्रैक्टिस को? बताओ, स्टार्ट करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन है, ही सैड आई एम हैप्पी टुडे। देखो ये तो मैं ही फ्रेम करके बता दिया था वहां पे। चलो फिर भी इसको सॉल्व करते हैं। क्या आंसर होगा पहले बताओ। ही सैड आई एम हैप्पी टुडे, इसका जब नरेशंस में चेंज करोगे, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे, एक चीज ध्यान रखना। अभी जैसे कि हम लोगों ने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में गए, अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करो, तब भी बन जाएगा क्या? बन जाना चाहिए, क्योंकि जो रूल डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कवर किए हो वही इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कवर कर देना, चेंज कर देना। बस ये अपोजिट ही तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। करके देखना, सोचने से ऐसा लगेगा कि नहीं कैसे करेंगे, लेकिन जब अपने से प्रैक्टिस करोगे तो समझ आ जाएगा बस। लेकिन एक दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि फिर चेंज किस में करना है, ऐसा है ना। जो रूल्स कवर किए हैं वो रूल्स पता होना चाहिए, ठीक है। तो ही सैड आई एम हैप्पी टुडे, इसको चेंज करोगे तो कैसे चेंज होगा? तो ये हो जाएगा ही सैड दैट। अब इसमें क्या है, केवल और केवल सैड है, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ये ही लिखा हुआ है तो डायरेक्टली इसको ही लिख दो। फिर आई एम हैप्पी टुडे प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस को कन्वर्ट कर दो किस में? पास्ट टेंस में। तो ये हो जाएगा वॉज हैप्पी। अब यहाँ पे ध्यान देना, टुडे है तो टुडे को किस में चेंज करते हो? दैट डे। क्लियर है, समझ आ गया क्या? चलो अगला क्वेश्चन। अब देखो ये वाला यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सी सैड टू मी डू यू नो हिम, इस तरीके से सी सैड टू मी डू यू नो हिम। इस क्वेश्चन को तो ही किए हैं अभी, ठीक है। इस क्वेश्चन को अभी तो किए जब इंटरोगेटिव वाले किए हैं तब। नेक्स्ट देखते हैं, दे सैड वी हैव कंप्लीटेड द बुक, कंप्लीटेड द वर्क। दे सैड कंप्लीटेड द वर्क, इसका कैसे बनाओगे? ये हो जाएगा दे सैड, इस तरीके से दे सैड। अब आगे क्या आएगा? दैट आएगा, दैट यूज करोगे ना थर्ड क्वेश्चन में। दैट हो गया। अब यहाँ पे दे लिखा हुआ है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, तो सिंपल सा बात इसमें दे लिख दो, इसमें कोई दिक्कत होता नहीं। यहाँ पे पास्ट टेंस में है तो पास्ट जो है वो परफेक्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हैव कंप्लीटेड लिखा हुआ है, पास्ट टेंस में है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। और पास्ट परफेक्ट टेंस में जो रूल यूज करते हैं वो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो जब वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करोगे तो दे के बाद हैड आएगा, फिर उसके बाद कंप्लीटेड है तो खुद ही थर्ड फॉर्म में है, PLETED, कंप्लीटेड दी वर्क। ठीक, क्लियर है, समझ आ गया। अब यहाँ पे जैसे कि यस्टरडे लिखा हुआ है, अब बताओ तो यस्टरडे को किस में चेंज करोगे? यस्टरडे जो है ये चेंज होता है द प्रीवियस डे, PREVIOUS, प्रीवियस डे, इसमें चेंज करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ही सैड आई सॉ हिम यस्टरडे। क्या हो जाएगा इसका? ही सैड दैट, यहाँ पे लिख लो, ही सैड दैट ही हैड सीन हिम, ही हैड सीन हिम
उसके बाद ये द प्रीवियस डे को यहाँ पे इंक्लूड कर दो, द प्रीवियस डे आ जाएगा इस तरीके से। तो बाकी इसी तरीके से प्रैक्टिस करोगे। और यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस सेट लिखा हुआ है, अपने से प्रैक्टिस कर लेना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक वैरायटी का क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए हैं, चाहे लेट वाले क्वेश्चन लो, चाहे एक्सक्लामेशन वाले क्वेश्चन लो, है ना, चाहे फिर उसी के अनुसार जो ऑब्जेक्ट आते हैं उस टाइप के भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं। तो पूरा अल्टीमेटली सोर्स जो है यही से कवर हो जाएगा, नरेशन से क्वेश्चन आते हैं तो। और हर साल क्वेश्चन आते हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होंगे, यूट्यूब में भी अपलोड किया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, तो वहाँ से भी अच्छा खासा समझ आ जाएगा, वहाँ से भी डिटेल में सॉल्यूशन किए हैं। तो ये तो रहा पूरा कंप्लीट नरेशन, जहाँ से पूछे जाते हैं और जिस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस हर एक क्वेश्चन को डिटेल के साथ यहाँ पे कवर किए हैं। बाकी कोई भी क्वेरी तो लेट मी नो ऑन व्हाट्सएप। और इस पूरे क्लास का जो है PDF टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।